नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और कोरोना से अब ज्यादा सावधान इसलिए कि देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5.5 लाख के करीब पहुंच रही है और दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अपने यहाँ 20,000 के लगभग केस अब रोज आ रहे हैं। महानगरों और बड़े बड़े शहरों का सबसे बुरा हाल है, लेकिन छोटे शहर भी अब इससे बचे नहीं है। गांव खेड़े से भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अगर हालत बिगड़ती है तो उसे कितनी मदद मिल पाएगी कहना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो। ऐसे में कई सवाल हैं जो आपके मन में उठते होंगे। आज कंज्यूमर अड्डा में आपके इन्हीं सवालों के जवाब हम लेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई के जनरल फिजिशियन हेमंत ठक्कर, क्लिनिक एक्सिमस की मेडिकल डायरेक्टर प्रेरणा तनेजा और स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स के डायरेक्टर समीर भाटी। और सबसे पहले डॉक्टर ठक्कर के पास हम चलते हैं। डॉक्टर ठक्कर, जो स्थिति जिस तरीके से जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और जो संख्या हम छू रहे हैं 5.5 लाख, और अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये संख्या अब कुछ भी हो सकती है, तो क्या हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं? पीक का कोई एक संकेत या कब तक पीक आउट होगा ये मामला, इसका कुछ संकेत मिल पा रहा है? क्योंकि अब लगभग 1,70,000 केसेस टेस्ट हमने किए हैं 28 जून को। देखो, पीक मतलब आप नंबर्स की पीक कहें तो हम थोड़े दूर हैं अभी भी। हम डॉक्टर के नाते तो ये क्लिनिकल पीक कहते हैं कि जब इतने नंबर्स बढ़े कि जब हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स उनको संभाल न सके। अभी ये तो बात सच है कि आपने टेस्टिंग बढ़ाया है, टेस्टिंग में लिबरल हो गए हैं, तो आपके नंबर्स बढ़ते हैं। क्योंकि जो पहले पेशेंट्स जैसे कि सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक पीपल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, हम उसको डिफरेंशिएट करते थे। अभी ये एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स का भी हम टेस्टिंग करते हैं तो वो पॉजिटिव आएंगे, तो उसकी पीक अलग है क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल पीक है कि भाई इतने नंबर पॉजिटिव है। हम डॉक्टर के नाते जरूर कहेंगे कि क्लिनिकल पीक हम शायद आ चुकी है, क्योंकि जिस कंडीशन में पेशेंट्स हमारे पास पहले आते थे, हमारी हॉस्पिटल्स पूरी भरचक हो जाती थी, हमें जगह नहीं मिलती थी, हमारे आईसीयूज में बेड्स के लिए मारामारी होती थी। अभी वैसी हम मारामारी नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि पेशेंट्स ज़्यादा हमें कम सिम्टम वाले, माइल्डली सिम्टोमेटिक, या तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट हम एक बड़े जिमखाना में या एक कंटेनमेंट जोन में रख सकते हैं जहां हम ऑक्सीजन दे के मॉनिटर कर सकते हैं। बात जरूर है कि आपके नंबर्स बढ़ते हैं, काफी तेजी से बढ़ते हैं। जो 5 दिन में डबलिंग था अभी 6 दिन में डबलिंग था, अभी 4 दिन में डबलिंग दिखता है, मगर वायरस का जोर जरूर कम हो गया है। ये हम बॉम्बे में, मैं खुद नहीं कहता हूं, मगर डॉक्टर ठक्कर, आप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पर उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो उस पर जितना दबाव था वो शायद कम हो रहा है। आपसे सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो ये चीज़ कह रहे हैं कि अब उस तरीके से उतना दबाव शायद महसूस नहीं हो रहा है, तो इसका आधार क्या है? किन एक्सपीरियंसेस या किन सोर्सेस के हवाले से आपकी ये समझ बन रही है जो आप ये बात कह रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि 4 दिन पहले केईएम अस्पताल में हमारे जो कोलीग्स हैं उनसे भी बात की, उनको भी बेड्स अवेलेबल थे। मेरी 3 हॉस्पिटल्स में जहां बम्बई में जाता हूं, ब्रीच कैंडी, भाटिया, वहां भी लोग कहते हैं, हमारे जो इंडोर पेशेंट्स के जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो कह रहे थे कि अभी हमारे बेड्स इजीली अवेलेबल है, और अगर मैं फ़ोन करूं कि मुझे बेड चाहिए तो फ़ौरन बेड मिल जाता था। वेटिंग लिस्ट इतना लंबा नहीं है। और हमारे जो एसिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है, अभी उनको जोर हो गया है, कॉन्फिडेंस हो गया है, और डॉक्टरों को भी कॉन्फिडेंस हो गया है, वो सब घर पे है, घर पे क्वारंटाइन हो गए हैं या कोई कंटेनमेंट जोन पे क्वारंटाइन हो गए हैं। तो इसके लिए हेल्थ केयर वर्कर्स या हेल्थ केयर सर्विसेज को हम ज़्यादा स्ट्रेच किया नहीं रखे हैं कि भाई ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, बेड्स चाहिए, नर्सिस चाहिए, पीपीई किट्स के द्वारा हमको इंजेक्शंस देने हैं। चलिए,
आपने एक बहुत अच्छा संकेत बताया डॉक्टर साहब, और कम से कम जहां से आप हवाला दे रहे हैं, भारत में कम से कम कोविड का सबसे बड़ा सेंटर फिलहाल अभी तक तो बना हुआ है मुंबई और महाराष्ट्र, तो वहां से आप अगर अच्छे संकेत बता रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ स्टार इमेजिंग के डायरेक्टर समीर भाटी साहब जुड़े हुए हैं। समीर भाटी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त तक जो आईसीएमआर कह रहा है कि लगभग 83 लाख टेस्ट हमने कर लिए हैं, तो चूंकि आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप अपने तरीके से अध्ययन करते होंगे, टेस्टिंग के लिहाज से पूरी तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या हमने देश की वास्तविक तस्वीर जो है कोरोना की, वो अब तक लगभग समझ ली है या पूरी समझ ली है, या इसमें भी अभी कोर कसर बाकी है? जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ठक्कर ने भी अभी बात की है कि और जो पहले से और भी देशों में चली आ रही है स्ट्रेटजी कि टेस्टिंग 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 ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन, तो वो वाली स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं काम करती है और उसका कुछ पॉजिटिव परिणाम भी आता है। वो दिल्ली में भी देखा गया है जब से जो आपका एंटीजन टेस्ट शुरू हुआ है, जिसको काफ़ी कंटेनमेंट जोन में भी और उसके काफ़ी सारे बूथ बनाए गए हैं दिल्ली के काफ़ी जगह में, तो उसके बाद जो टेस्ट की कैपेसिटी थी वो 3 गुना बढ़ गई है। और उससे पहले भी जितनी भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री, पब्लिक सेक्टर की लेबॉर्ट्री थी, उनको भी टेस्ट का स्पीड अप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश आए थे, तो उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी और सब बढ़ाई है। तो ओवरऑल जो टेस्टिंग है वो काफ़ी बढ़ गई है, जैसा डॉक्टर ठक्कर ने मेंशन किया। तो उससे क्या हो गया है कि जैसा बता रहे हैं कि एकदम से जो रश करना पड़ता है पेशेंट को आईसीयू में इमीडिएटली सीवियर सिम्टम्स के साथ, तो अब माइल्ड सिम्टम के साथ भी टेस्टिंग हो पा रही है और वो अपना आराम से होम क्वारंटाइन होके अपने आप का अपना ट्रीटमेंट वहां पर ले रहे हैं। तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें मतलब सुधरती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से जब से सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का एक सिंक्रोनाइजेशन हुआ है, उसके बाद भी उनकी जो सिनर्जी के साथ चीज़ें थोड़ा ठीक से मूव हो रही है। जी। और क्लिनिक एक्सिमस की मेडिकल डायरेक्टर प्रेरणा तनेजा हमारे साथ है। डॉक्टर तनेजा, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। ये बताइए कि अब जब हम लगभग 5.5 लाख केसेस पे बैठे हुए हैं, साथ ही रोजाना तकरीबन 1.25 लाख 1,70,000 अगर 28 जून का आंकड़ा है टेस्टिंग का, तो काफी संख्या में टेस्ट हो चुके, 83 लाख कुल टेस्ट हो चुके। क्या कोरोना की का पिक्चर इंडिया में अब क्लियर है? अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कहानी किस तरफ बढ़ रही है, तो आपकी क्या समझ बनती है? मेरी समझ से तो अभी ये शुरुआत है। मैं आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव ऑन दिस, पर क्या है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। अभी तक केसेस कम इसलिए थे क्योंकि लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, पर इतने समय लंबे लॉकडाउन के बाद लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गई है और काम के जो मिडिल सेगमेंट और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिनके पास इकोनॉमिक मींस अब रह नहीं गए हैं, वो अब उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से अनलॉक में पूरे तरीके से बाहर आ रहे हैं। अब वायरस तो अपनी जगह पर है और लोग अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, अपने जो कामकाज को वापस लेके आ रहे हैं। जब हम इस नॉर्म्स को, बेसिक नॉर्म्स, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को हम फ्लाउट करेंगे और उनका पालन नहीं करेंगे, तब डेफिनेटली केसेस बढ़ेंगे। और जैसे जैसे हमारा जैसे जैसे अनलॉक बढ़ता जाएगा और लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने लॉकडाउन में भी करी थी, वो एक लाइफस्टाइल चेंज है, वो अब हमें लंबे टाइम तक करके रखना है जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं आ जाता। वैक्सीनेशन से ही हमारी इम्यूनिटी और हम इसका इलाज पा सकते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आ जाता तब तक तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी ही पड़ेगी। सो फॉर द एवरेज इंडियन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज ठीक है डॉक्टर प्रेरणा, आप ये डजंट मीन कि सब चीज ठीक हो गई है। डॉक्टर प्रेरणा, आप ये कहना चाहती हैं कि अभी जो है ये लंबा सफर बाकी है इसका। तो हमारे साथ डॉक्टर ठक्कर हैं। डॉक्टर ठक्कर ने ये कहा कि अब कम से कम मुंबई में ये देखने को आ रहा है कि जितना दबाव था अस्पतालों पे, क्लिनिक्स पे पेशेंट्स का, जो कि जिनका सिम्टम थोड़ा ज्यादा था,
माइल्ड सिम्टम्स वाले नहीं, वो कुछ कम हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब अस्पतालों पे वैसे गंभीर पेशेंट्स का दबाव कुछ कम हुआ। क्या आप इस बात को मानती है, और नहीं तो क्या कारण है? मेरे हिसाब से दिल्ली में तो अभी हम टाइट देख ही रहे हैं, जो कि एक अपवर्ड ट्रेंड है, और बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं जो माइल्ड से सिवियर केसेस में तब्दील हो रहे हैं। तो मुंबई की सिचुएशन और दिल्ली की सिचुएशन में अभी बहुत फ़र्क है। मुंबई में हो सकता है मुंबई में कर्व फ्लैट हो गया है, पर दिल्ली में तो अभी कर्व राइज पे ही है जी। तो दिल्ली में बहुत ज़रूरी है कि जब ये कर्व राइज पे है, हम सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस भी डेवलप नहीं, ठीक है, नॉर्म्स तो लोगों को पता है। हाँ। अब तो स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी को बताना पड़े। 3 महीने से पूरा देश यही कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और मास्क वगैरह का प्रयोग करना है। डॉक्टर ठक्कर, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि जो एक्चुअल चैलेंज हमारे सामने है वो तभी है जो हमारे क्लिनिकल पेशेंट्स, यानी हमारे जो पेशेंट्स हैं ज्यादा सिम्टम वाले, जिनके गंभीर सिम्टम्स हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे। तो हम उसी पॉइंट को भी अगर पकड़कर चलते हैं तो 2 सवाल हैं लोगों के मन में। एक तो कि ये कब तक जाएगा, और दूसरा सवाल ये है कि ये चाहे जितना लंबा जाए या छोटा जाए, ये कितना विकराल होकर एक खास समय में सामने आएगा। मतलब अगर एक बार में कई सारे पेशेंट्स आ जाते हैं और अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाता है, वो स्थिति कैसी होगी, यानी कि इसकी तीव्रता क्या होगी और ये कितने लंबे समय तक टिकने वाला है। क्या इसका कुछ अंदाजा निकल रहा है कम से कम अपने देश के संबंध में, क्योंकि दुनिया में तो हम देख रहे हैं कि लगातार संख्या बढ़ ही रही है। मैं मैडम के साथ सहमत हूं कि आप नंबर्स से मत डरिए, आप सिवियरिटी से डरें। मगर आपको वायरस से तो डरना ही डरना है, क्योंकि भले नंबर्स बढ़ते हैं, क्योंकि गिनती बढ़ती है और सिवियरिटी फ्लैट हुई है, नंबर्स फ्लैट नहीं हुए हैं। हमारा कर्व तो अभी भी बढ़ता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इंटेंसिटी बढ़ती है। अभी ये जो आपने बात की कि क्लिनिकली क्या होगा, मैं उनसे सहमत हूं कि अगर ये जो लॉक्ड अप लोग अभी छुटकारा लेके बाहर आते हैं, और अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग और सिविल ओबीडियंस, सोशल डिस्टेंसिंग अलोन नहीं, थूकना, गर्दी करना, लाइन में नहीं खड़े रहना, धक्का मुक्की करना, इससे करके लोग अगर कंधे से कंधा लगा के खड़े रहेंगे तो एक दूसरे को ट्रांसमिट करेंगे। अभी ये ट्रांसमिशन अगर बढ़ता है और फिर क्लिनिकल सीवियरिटी वापस दोबारा बढ़ती है, तो हाँ, हमारी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, सब जगह तकलीफ हो सकती है। जैसे दिल्ली में, दिल्ली बंबई से काफी पीछे था, मगर दिल्ली अनलॉक हो गया, या दिल्ली का सिविल ओबीडियंस कुछ लोगों ने ध्यान नहीं रखा। मगर हमें तो ये देखना है अभी आगे चल के कि अनलॉक जैसे जैसे स्टेट या सिटी होगी, उसमें सिवियरिटी ऑफ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप सिवियरिटी ऑफ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो क्लिनिकल सिवियरिटी बढ़ेगी, दोबारा लोग आईसीयूज में आएंगे। और अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स भी थके हुए हैं, लोग सांस लेने का वक्त अभी उनको जरा मिला है। अगर उसमें सेकेंड वेव बड़े जोर से आ गया, और स्पेनिश फ्लू ने हमें बताया है कि जब सेकेंड वेव आता है तो वो बहुत बुरा वेव होता है। हम ये अपेक्षा लेके चल रहे हैं कि जैसे जैसे ये स्प्रेड हो रहा है, एक बारिश का मौसम है, आप घर में बैठे थे तो आप भीगे नहीं, जैसे जैसे आप बाहर निकलने लगे तो थोड़े थोड़े भीगने लगे, तो भीगने वाले की संख्या बढ़ी है। मगर आप भीग के अगर सही नहीं ध्यान रखो तो आपको निमोनिया हो जाएगा, और ये अगर ध्यान नहीं रखा तो ये सेकेंड वेव बड़ा बुरा होगा हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए। इसलिए लॉकिंग तो आसान था, अनलॉकिंग बहुत मुश्किल है, और अनलॉकिंग का तरीका आपको कदम कदम पे देख के चलना पड़ेगा। जी जी, ये नहीं किया तो मौसम जी, तो बड़ा दारोमदार जो है वो अब भी लोगों पर है, यानी आप पर है। जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप कम से कम इस बात को समझें और अपने आसपास भी लोगों को समझाएं कि बड़ा दारोमदार लोगों पर है, और लोग अगर कंट्रोल में रहेंगे तो इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि या तो हम पूरे देश के स्तर पर बात करते हैं
या फिर हम सीधा फिसलकर नागरिक के स्तर पर आ जाते हैं कि लोग जागरूक रहेंगे और लोग अगर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो इस वायरस को रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन बैलेंस अप्रोच क्या होना चाहिए? दरअसल जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, व्यवस्था है, उसमें एक आदमी की अपनी हैसियत भी है, जागरूकता के लिहाज से कहे या मजबूरी के लिहाज से, क्योंकि काम तो सबको करना है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि कोरोना से अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुल संख्या 5.5 लाख बताई जा रही है। हालांकि ये नंबर्स हैं और इनसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि जो हेल्थ फैसिलिटीज हमारे पास हैं, क्या वो अब कहीं कम तो नहीं पड़ रही हैं और आगे इसमें और क्या दिक्कत हो सकती है। उपाय जो हमारा पैनल है वो यही कह रहा है कि आज भी वही उपाय है जो पहले थे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। एक बार हम समीर भाटी के पास चलते हैं। समीर साहब, ये बताइए कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं या जो मीडिया में जो बातें आती है, आमतौर पर चर्चा का केंद्र जो है वो बड़े महानगर होते हैं और जो अपने 10-12 राज्य हैं प्रमुख रूप से, जहां सबसे ज्यादा केसेस हैं, उनकी बात होती है। लेकिन देश भर में ये बीमारी फैल चुकी है, तो जो दूर बैठे लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके यहां बीमारी की पिक्चर क्लियर है या बीमारी नहीं है उनके यहां वाकई। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति है, ये क्यों है और ये कैसे दूर हो सकती है? क्या ये मानना चाहिए कि कोरोना उन जगहों पर उतना ज्यादा नहीं है अभी तक, अगर सामने नहीं आया तो?
जी बिल्कुल। इस चीज में अभी जैसे प्रेरणा जी ने भी बताया, मैं एक चीज पे आपका ध्यान खिंचवाना चाहूंगा। आपने अभी बात की थी जो बैलेंसिंग वाली, और अगर हम महानगर की और जो दूसरी हमारी टायर 2 और टायर 3 सिटीज है और जो गांव है उसमें क्या फर्क है। अगर हम देख रहे हैं कि महानगरों की जो संख्या है पॉजिटिव केसेस की वो किस तरह से बढ़ रही है, हम टेस्टिंग करते हैं और कई बार जब हिस्ट्री ली जाती है, हिस्ट्री पेशेंट की लिखी हुई होती है, उसमें ज्यादातर आता है पॉजिटिव कॉन्टैक्ट। अभी हम बात कर रहे थे जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग की, कि हाँ हम बाहर जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, कम ध्यान रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, बट स्टिल उनके माइंड में चलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग। बट जो केसेस बढ़ भी रहे हैं वो फैमिली के अंदर बढ़ रहे हैं। अगर किसी का पॉजिटिव आया है फैमिली में एक पर्सन का, तो उसके बाद उसकी जो दूसरी फैमिली मेंबर्स भी हैं उनमें भी मतलब मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि उनका पॉजिटिव ही है उनका। तो हम कम्युनिटी स्प्रेडिंग की अभी बात नहीं कर रहे, पर जो ये फैमिली स्प्रेडिंग की है ये तो इस तरह से तो चल रहा है कि अगर एक का पॉजिटिव है तो बाकी भी लोग। तो अब इसमें ध्यान एक चीज और क्या रखने वाली है कि हाँ टेस्टिंग बढ़ गई है और ट्रेसिंग भी हो रही है, तो जो हमारा हाई रिस्क वाला ग्रुप है हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसा डॉक्टर ठक्कर ने भी बताया कि जिनको हाई रिस्क वालों को तो इमीडिएटली इस तरह की इमरजेंसी और ऐसी चीजें होती है, उनको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो फैमिली डिस्टेंसिंग वाला चीज है वो ध्यान रखना पड़ेगा। और थोड़ा सोशल गैदरिंग है, काफी कई बार हिस्ट्री ली जाती है, उसमें बताते हैं कि हमने इस तरह का इवेंट अटेंड किया था और वहां पे सबको हो गया जी। तो वो चीजें जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि महानगरों में ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा होती है, अगर हम छोटे शहर तो अलर्ट जो है वो इंडिविजुअल्स को ही लेना है, हर व्यक्ति को अलर्ट होना पड़ेगा। और जो डॉक्टर्स हमारे पैनल में बता रहे हैं ये तमाम बातें लगभग हर फोरम पर डॉक्टर्स आते हैं तो बताते हैं। डॉक्टर ठक्कर, आपसे एक तो आप एक बार दर्शकों का ध्यान दिलाने के लिए ये बता दें कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत है। दूसरी चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमने डिजाइन तैयार किया है उसमें हक दिया गया है राज्य सरकारों को भी, म्युनिसिपैलिटीज को भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि अपने तरीके से जो है वो चीजों को ईज आउट करें या फिर जिसको लॉकडाउन या सख्ती बढ़ाएं। तो क्या इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, किन लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पीपल ओवर द एज ऑफ 60 के ऊपर, 60 साल के ऊपर के लोग, खास करके जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, कैंसर की बीमारी, ये सब पॉपुलेशन को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो वाकई शुरुआत से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको दूसरी बीमारी है, तो बॉडी के सारे मैकेनिज्म्स वो बीमारी के यहाँ फोकस है, और अगर उनको कोविड हो जाता है तो उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो यंगस्टर्स जो समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ हुआ नहीं है, वही जाके अगर ये सोशल गैदरिंग करें तो उनको कुछ नहीं होगा, मगर वो मेहमान घर पे ले आएंगे और अपने बुजुर्गों को दे देंगे, और ये बुजुर्ग लोगों को संभालना बहुत जरूरी है। आपका दूसरा सवाल था कि ये सब एडमिनिस्ट्रेशंस क्या करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशंस को मुझे हिसाब से एक क्लोजली निट रिलेशनशिप होनी चाहिए सरकार, हेल्थ अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज और मेडिकल वेलफेयर के साथ, क्योंकि सरकार को ये ग्राउंड लेवल पे देखना है मेडिकल वेलफेयर, मेडिकल वर्कर्स से, कि म्यूनिसिपैलिटी कैसे उनको मदद कर सकती है, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स लेने चाहिए। ये साल 2020 तो सिर्फ जान बचाने के लिए ही आपको रखना है। जान बची 2020 में तो लाखों पाए। कमाने की बात, नौकरी की बात, सर्वाइवल की बात, ये सब बाद में होगी। आप अपनी जान बचाइए, क्योंकि सेकेंड वेव भगवान करके ना आए, यही अच्छा है। अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते चलते एक छोटा सा सवाल डॉक्टर प्रेरणा से। डॉक्टर प्रेरणा, आप पूरा जो आपका आशावाद है, जो ऑप्टिमिज्म है, उसको जोड़ जाड़ के आप क्या बता सकते हैं कि आप कब तक उम्मीद करते हैं कि कम से कम नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होगा लोगों का भारत में? मेरे हिसाब से डॉक्टर ठक्कर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत कहना मुश्किल है कि कब तक ये ठीक हो जाएगा। एज एन इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को बचा के रखें, और इसके लिए
आजकल हम अपनी क्लोज फैमिली में भी ये बहुत देख रहे हैं कि अब थोड़े यंगस्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे केसेस मेरे फेलो डॉक्टर्स को हो गए हैं, पर उनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। तो सेकेंड वेव में अगर यंगस्टर्स और मिडिल एज भी इन्वॉल्व होता है तो वो एक अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो नहीं होने वाला। तो गवर्नमेंट से ज्यादा एज एन इंडिविजुअल आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपना ये फर्ज निभाएं कि ठीक है, मुझे अपने आप को बचाना है और मुझे अपने आसपास के 4 लोगों को बचा के रखना है जी। क्योंकि अभी हम ये सोच रहे हैं कि ये एल्डर्स को अफेक्ट करता है, हम लोग बचे हुए हैं जी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक रिलैक्सेशन आ जाता है जी जी। जो मंत्रा यही है कि अगर आप सुरक्षित है तो देश भी सुरक्षित है, और अभी इस वक्त कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कब तक ये ईज आउट भी होगा, ये कब खत्म होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। तो डॉक्टर ठक्कर ने एक जो सूत्र दिया आपको कि 2020 जान बचाने का साल है, इस लिहाज से ही सोचें, और अगर आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए देश भी सुरक्षित होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।